गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखो, प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है। ठीक है, डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम उसका क्या निकाल रहे हैं, स्थिति सदिश निकाल रहे हैं, पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं। ठीक है, और ये जो पोजीशन वेक्टर हम निकालते हैं ना, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के द्वारा निकालते हैं, निर्देश तंत्र के अनुसार निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, कोई निकाय होगा, कोई सिस्टम होगा। तो सपोज कीजिए ये हमारे पास क्या है, एक निकाय है, सिस्टम है। ठीक है, ये जो निकाय है हमारे पास वो किससे मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है। ये जो सिस्टम है ना वो किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, माना एक निकाय है, माना एक निकाय है जो n कणों से मिलकर बना है। एक सिस्टम है जो n पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, कितने कण है इसमें, n पार्टिकल है, n कण है। जैसे एक कण एरिया, एक पार्टिकल एरिया, एक पार्टिकल एरिया, एक पार्टिकल एरिया, ये है, ये एक बॉडी है हमारे पास, सिस्टम है, निकाय है, पिंड है ना। इसका द्रव्यमान होगा, मास होगा, सपोज कीजिए m1 है, इसका द्रव्यमान होगा m2 है, इसका द्रव्यमान है m3 है, इसका द्रव्यमान कितना है, m4 है। ऐसे सभी पार्टिकल्स का क्या होगा, द्रव्यमान होगा। इसमें n कण हैं, कितने कण हैं, n पार्टिकल हैं। जैसे 50 कणों से मिलकर बना है तो कितने कण हो गए, 50 हो गए। ठीक है, n की वैल्यू कितनी हो गई, 50 हो गई। ठीक है, अब इसका जब हम पोजीशन वेक्टर, अब देखो ये जो हमारे पास है ये, ठीक है, पिंड है या जो निकाय है, इसका एक क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र बिंदु होता है। अच्छा, इसका कुल द्रव्यमान कितना होगा, इसका जो कुल मास होगा, कुल द्रव्यमान जो होगा ना वो क्या होगा, m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश 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 mn, यानी कि सारे कणों के द्रव्यमान को जोड़ दो। जैसे एक एक ग्राम के 20 कण है तो इसका द्रव्यमान या इसका मास कितना हो गया, पूरे पिंड का 20 ग्राम हो गया हमारे पास। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक mi। तो टोटल द्रव्यमान या टोटल मास क्या हो गया इस सिस्टम का, इस पिंड का, इस निकाय का, m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3। i की वैल्यू 1 रखो, m1 समेशन का मतलब प्लस, i की वैल्यू 2 रखो, समेशन का मतलब प्लस, m2 m3 ऐसे बन जाएगा। तो इसका कुल मास, कुल द्रव्यमान क्या है, निकाय का m है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो द्रव्यमान वितरित है, ठीक है, ये जो मास वितरित है, इसका द्रव्यमान का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कैसा है हमारे पास, असतत है। ठीक है, कंटिन्यूसली नहीं है, कैसा है हमारे पास, असतत है। असतत रूप से, कंटिन्यूसली नहीं है, लगातार नहीं है। आ गई बात समझ में। अब देखो ये हमारे पास एक अनियमित शेप है, इरेगुलर शेप है हमारे पास आकृति है। तो इसका द्रव्यमान केंद्र बिंदु क्या होगा, वो बिंदु जहां पर मैंने बताया टोटल द्रव्यमान एक पॉइंट पर मान सके, एक मास, पूरा मास जो है वो एक पॉइंट पर मान सके, वो होता है द्रव्यमान केंद्र बिंदु। तो सपोज कीजिए यहाँ पर है इसका द्रव्यमान केंद्र बिंदु,
इसे हम बोलते हैं CM यानी कि सेंटर ऑफ मास। इस पिंड का द्रव्यमान केंद्र बिंदु यहाँ है। अनियमित शेप में कहीं भी मान सकते हैं, ये मैंने कल की क्लास में बताया था। तो यहाँ मैंने मान लिया ये क्या है, CM है, द्रव्यमान केंद्र बिंदु है। ठीक है, इस द्रव्यमान केंद्र बिंदु का ही हमें स्थिति सदिश बताना है, स्थिति बतानी है इसकी। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक निर्देश तंत्र लेते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। ये तो क्या है हमारे पास, एक निकाय रखा हुआ है, एक बॉडी रखी हुई है। जैसे पत्थर की बॉल होती है उसे हम निकाय कह सकते हैं, सिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, बहुत सारे कणों से मिलकर बनी होती है। अब देखो ये होता है इसका एक्स एक्सिस, ये होता है इसका वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। आपने निर्देश तंत्र पढ़ा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा है, कौन सा, कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें कितने एक्सिस होते हैं, 3, एक तो एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक क्या, जेड एक्सिस। और तीनों जहां हमारे पास जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है। अब देखो विश्लेषण करने के लिए मैंने ये पॉइंट तो मान लिया, कौन सा है, द्रव्यमान केंद्र बिंदु। अब इसमें बहुत सारे कण हैं, क्या हैं, बहुत सारे कण हैं। तो मैं इसमें एक यहाँ पर एक पार्टिकल ले लेता हूँ, एक कण ले लेता हूँ, कहाँ पर, यहाँ पर। और ये हमारे पास कौन सा कण है, ये आईवा कण है। कौन सा पार्टिकल है ये, आईवा। आई का मतलब, आई की वैल्यू कितनी हो सकती है, आई इज इक्वल टू 1, पहला कण भी हो सकता है, इज इक्वल टू 2, दूसरा कण भी। जैसे 20 कण है ना, 20 पार्टिकल में से कोई सा भी एक पार्टिकल है ये, ठीक है, ये। और इसका नाम दे दिया मैंने आईवा कण दे दिया। अब देखो ये क्या है, मूल बिंदु है, ओरिजिन है। ये द्रव्यमान केंद्र बिंदु है, ये बॉडी रखी हुई है, यहाँ से देख रहे हैं। तो देखो यहाँ से हम एक सदिश बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने क्या बनाया, एक वेक्टर बनाया, कहाँ पर, इस पॉइंट तक, ठीक है। और इसका नाम दे दिया मैंने क्या, RCM सदिश। क्या दे दिया मैंने, RCM सदिश, ठीक है। RCM सदिश क्या है, RCM सदिश क्या है, जो हमारे पास निर्देश तंत्र है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, उसके सापेक्ष, ठीक है, उसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, ठीक है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष जो द्रव्यमान केंद्र है उसका स्थिति सदिश होता है, उसका पोजीशन वेक्टर होता है। द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश बताता क्या है, हमें पहले ये पता होना चाहिए। ये RCM ये बता रहा है कि मूल बिंदु से, ओरिजिन से, ये जो द्रव्यमान केंद्र बिंदु है ना, ये कितनी दूरी पर है, RCM दूरी पर है, ठीक है। कहाँ से बता रहा है, मूल बिंदु से। साथ में ये बता रहा है कि इसकी दिशा क्या है, मूल बिंदु से इस दिशा में है। आ गई बात समझ में। तो ये हो गया इसका स्थिति सदिश। ये मैंने एक आईवा कण लिया था, कौन सा कण, आईवा पार्टिकल लिया था। मूल बिंदु से इस आईवे पार्टिकल का भी मैं क्या देख लेता हूँ, स्थिति सदिश, और वो मैं ले लेता हूँ RI सदिश। RI सदिश क्या है, देखो RI सदिश क्या है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। आईवे निर्देश तंत्र के सापेक्ष आईवे कण का क्या है, ये स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है। अब स्थिति सदिश क्या बताता है देखना,
मूल बिंदु से देख रहे हैं, ये बताता है आर आई कि यहाँ से ये जो आई व कण है इसकी दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है आर आई, और दिशा ओ से आई वे वाले कण की ओर होती है। क्लियर है ये बात? बिल्कुल क्लियर है। साथ में हम क्या करते हैं इसमें, देखो ये द्रव्यमान केंद्र बिंदु है, ठीक है, ये हमारे पास है आई व कण है, ठीक है। द्रव्यमान केंद्र से देख रहे हैं, यहाँ से ये इतनी दूरी पर है। मैंने मान लिया द्रव्यमान केंद्र से जो आई व कण है ना वो आर आई डैश दूरी पर है, और ये सदिश लगा दिया। ये आर आई डैश सदिश क्या बता रहा है कि ये जो आई व कण है वो द्रव्यमान केंद्र बिंदु से आर आई डैश दूरी पर है, और इसकी दिशा द्रव्यमान केंद्र से आई वे कण की ओर है। तो स्थिति सदिश क्या बताता है, पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, दिशा और परिमाण दोनों जिस बिंदु से हमें देखनी है। तो आपको पता होना चाहिए आर आई डैश वेक्टर या सदिश क्या होता है हमारे पास। अब किसके सापेक्ष देख रहे हैं, देखो सी एम यानी द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। ये कौन सा कण लिया मैंने, कोई भी एक कण लिया है, आई वे कण का क्या है, पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है। अब इसके बाद आपने त्रिभुज का, ट्रायंगल का नियम पढ़ा था, सदिश संयोजन नियम, ठीक है, वेक्टर कॉम्बिनेशन रूल, किसका, त्रिभुज का, ट्रायंगल का। क्या पढ़ा था आपने 11th क्लास में, देखो कि ये हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ये इसी डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर है, वेक्टर बी, और ये देखो तीसरा वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये क्या है, वेक्टर सी है। ये जब ये मिलते हैं ना हमारे पास, ये तीर तीर दोनों, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और जब इसका पीछे वाला इसके आगे वाले से कनेक्ट होता है तो ये होता है हमारे पास कौन से में, एक ही डायरेक्शन में। तो ये और ये क्या है, एक ही दिशा में है, और ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या होता है, सी वेक्टर इक्वल होता है ए प्लस बी वेक्टर के, सी वेक्टर इक्वल होता है ए प्लस बी वेक्टर के। तो देखो इसमें लगाओ, यहाँ से क्या होगा, आर सी एम क्या, वेक्टर, आर सी एम सदिश, इसी दिशा में क्या है, आर आई डैश सदिश, आर आई डैश वेक्टर, और जबकि ये क्या है, अपोजिट में है, तो इसको लिखेंगे इक्वल किसके, आर आई सदिश के। ठीक है। अब ये आई वे कण के लिए लिख रहे हैं हम, आई वे कण मतलब आई व कण कोई सा भी हो सकता है एक। हम क्या करते हैं, इसे एम आई से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। क्लियर है? अब एक आई वे कण का द्रव्यमान क्या है, एम आई। अब इसमें एक ही कण थोड़ी ना, बहुत सारे M1 M2 M3 द्रव्यमान के बहुत सारे हैं ना, तो हम साथ में क्या और लेते हैं, समेशन लेने पर। तो देखो एम आई से गुना किया हमने, एम आई और आर सी एम वेक्टर, और समेशन ले लेते हैं, और समेशन में वैल्यू धरते हैं आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। इसका मतलब क्या है, जैसे ये धरोगे आई का मान 1 रखोगे तो m1 द्रव्यमान वाले कण की भी बात होगी, आई की वैल्यू 2 आएगी तो m2 वाले की भी बात होगी, आई की वैल्यू 3 आएगी तो m3 वाले द्रव्यमान की भी बात होगी। समेशन मतलब सभी को बताता है, ठीक है। प्लस यहाँ भी समेशन लेंगे, आई इज इक्वल टू 1 to n, किससे मल्टीप्लाई, एम आई और आर आई डैश वेक्टर इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई वेक्टर। ठीक है। अब मैंने आपको कल की क्लास में, प्रीवियस क्लास में बताया था
कि जो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जो द्रव्यमान आघूर्ण होता है, मास मूवमेंट होता है, उसकी वैल्यू 0 होती है। मास मूवमेंट क्या होता है? द्रव्यमान इंटू दूरी का गुणनफल। तो देखो ये m इंटू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n तक m i r i डैश वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये क्या है? द्रव्यमान आघूर्ण है। क्या है ये हमारे पास? द्रव्यमान आघूर्ण है, मास मूवमेंट है। क्योंकि अगर हमारे पास ये इसको हम कैसे लिख सकते थे? देखो अगर समेशन हटाए तो इसे कैसे लिख सकते थे? m1 r1 डैश सदिश प्लस m2 r2 डैश प्लस डैश 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 nवे कण के लिए क्या होगा? mn rn डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये n का मतलब जैसे 2 3 4 5 10 है तो 10 तक आ जाएंगे 10 कण के बारे में, है ना। अब देखो इसकी वैल्यू 0, m1 r1 ये पहला वाला कण है, इससे इसकी दूरी r1। यदि r1 0 हो जाए तो ये सारा का सारा द्रव्यमान यहीं आ जाएगा m1। अगर हमारे पास m2 की दूरी r2 डैश होगी, द्रव्यमान केंद्र से डैश वाली होती है ना, r2 दूसरा होगा। यदि r2 0 हो जाए तो m2 भी इधर आ जाएगा, m3 भी इधर। तो सारा का सारा द्रव्यमान किस पर माना जा सकता है? केंद्रित। इस बिंदु को ही क्या कहते थे हम? सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? 0 कर ली थी हमने कल। तो समेशन i इज इक्वल टू 1 to n क्या बन रहा है हमारे पास? m i r c m सदिश इज इक्वल टू, ये 0 होता है तो क्या बनेगा? समेशन i इज इक्वल टू 1 से n तक m i इंटू r i वेक्टर। ध्यान रखना द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष ये है पॉइंट, ये इससे रिलेटेड पॉइंट, और इससे डिस्टेंस r i डैश है तो r i डैश वाला 0 होगा। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे पास ये समेशन है, ये i के लिए RCM में तो i है नहीं, RCM वेक्टर को हम कहाँ ले लेते हैं? समेशन से बाहर। तो क्या बनेगा? समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और ये होगा हमारे पास m i इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। अब इसे नहीं ले सकते, एम आई दोनों में आई आई है तो यहाँ लिखेंगे एम आई इंटू आर आई वैक्टर। ठीक है, तो देखो द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश क्या है? द्रव्यमान केंद्र को किस सदिश के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं? RCM। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? RCM वेक्टर की वैल्यू चाहिए, RCM सदिश की वैल्यू चाहिए। ठीक है, RCM वेक्टर की वैल्यू चाहिए। तो RCM वेक्टर यानी कि द्रव्यमान सदिश क्या होगा? देखो RCM वेक्टर इज इक्वल टू, सदिश इज इक्वल टू, यहाँ बनेगा समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और m i r i क्या? वेक्टर अपॉन, इसका डिवाइड चला जाएगा यहाँ, ये बनेगा समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, 1 to n, और समेशन m i। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? RCM। और RCM हमारे पास क्या होता है? द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब देखो समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, एम आई क्या होता है? i की वैल्यू 1 रखो, m1 प्लस समेशन का मतलब प्लस, फिर i की वैल्यू 2 रखोगे तो m2, फिर समेशन का मतलब फिर प्लस करो, i की वैल्यू 3 रखो, m3 प्लस, ऐसे कितने कण होंगे हमारे पास? mn, यानी 10 होंगे तो क्या बनेंगे? 10 होंगे तो क्या बनेंगे? m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 प्लस m6 m7 m8 n9 n10। तो n की वैल्यू कितनी होगी? वो हमारे पास किस पर डिपेंड करेगा? बॉडी पर, पिंड पर।
ठीक है, तो ये हमारे पास M1 था, M2 था, M3 द्रव्यमान का कण M4 का था, ठीक है, Mn 10वें नंबर का, और ये हमारे पास क्या होता है, इसका कहीं ना कहीं द्रव्यमान केंद्र बिंदु होता है बॉडी का या पिंड का। अब देखो ये टोटल आ रहा है ना M1 प्लस M2 प्लस M3, सारे कणों के द्रव्यमान को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। ये जो हमारे पास निकाय बन रहा है, ये जो सिस्टम बन रहा है, वो किससे बन रहा है, कणों से। अगर हम इस पूरे का द्रव्यमान देखें, जैसे बॉल होती है पत्थर की, वो टोटल भारी कितनी होगी, तो सारे कणों के द्रव्यमान, बॉल किससे मिलकर बनी होती है, कणों, सारे कणों के द्रव्यमान को, सारे पार्टिकल के मास को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, इक्वल टू कैपिटल M के। तो क्या बनेगा हमारे पास, RCM वेक्टर इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक MI वेक्टर अपॉन समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक m की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M। तो ये हमारे पास क्या आ गया, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश आ गया। ठीक है, अगर हमारे पास जो निकाय है, जो बॉडी है, ठीक है, निकाय है, वो दो कणों से मिलकर बना है, दो कणों से मिलकर बना है, दो पार्टिकल से मिलकर बना है। जैसे ये बॉडी है, इसमें कितने कण हैं, कितने पार्टिकल हैं, 2 हैं। ठीक है, अगर ये दो कणों से मिलकर बना है तो बताओ क्या होगा RCM की वैल्यू, RCM द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश I की वैल्यू कितने तक रखेंगे, 2 तक रखेंगे। I की वैल्यू 1 रखो तो क्या बनेगा, M1, नीचे क्या बनेगा, R1, इस वाली इक्वेशन से बना हुआ ना, I इज इक्वल टू 1 रखो तो क्या बनेगा, M1 और R1 वेक्टर, फिर समेशन 2 तक जाना है, I की वैल्यू दूसरा रखोगे तो क्या होगा, M2, और I की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या होगा, R2 सदिश अपॉन नीचे समेशन I इज इक्वल टू क्या है, 1 से लेकर n तक MI, तो I की वैल्यू 1 रखो तो क्या बनेगा, M1 बनेगा। ठीक है, और फिर प्लस आएगा समेशन का, मतलब I की वैल्यू 2 रखो तो क्या बनेगा, M2 बन जाएगा। क्लियर है। अब 2 का ही है तो कुल द्रव्यमान कितना होगा, अब कुल द्रव्यमान केवल 2 कणों के द्रव्यमान के योग के बराबर होगा, सम के बराबर M1 प्लस M2 के बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अगर हमारे पास 3 पार्टिकल का सिस्टम है, 3 कणों का क्या है हमारे पास, निकाय है। ठीक है, तो I की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 3 होगी। I इज इक्वल टू 1, I इज इक्वल टू 2, तो बताओ क्या होगा, RCM वेक्टर यानी RCM सदिश क्या होगा, I की वैल्यू इस वाले में रखो। ठीक है, वैसे तो कोई से में भी रख सकते हैं, लेकिन M की वैल्यू भी पता लग जाएगी ना इजीली। 1 रखो, I की वैल्यू 1, क्या आएगा, M1 और R1 वेक्टर, फिर समेशन है, समेशन का मतलब होता है प्लस। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कितने तक जाना है, 3 तक जाना है। I की वैल्यू कितनी है, 3, तो I की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या होगा, M2, और यहाँ रखोगे R2 वेक्टर, फिर आएगा समेशन कब तक, 3 तक, 10 होंगे तो 10 तक जाना पड़ेगा। 3 रखोगे तो क्या बनेगा, M3, और I की वैल्यू 3 रखोगे तो R3 वेक्टर अपॉन, इसमें रखोगे I की वैल्यू 1 तो क्या बन रहा है, M1, फिर समेशन का मतलब प्लस, फिर I की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या बनेगा, M2, फिर I की वैल्यू 3 रखोगे तो क्या बनेंगे, M3।
तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। अच्छा, कुल द्रव्यमान कितना होगा यहाँ पर, m इज इक्वल टू 3 कण है तो तीनों कणों के द्रव्यमान को जोड़ दो, तीनों कणों के मास को जोड़ दो, तो कुल मास कितना होगा पिंड का, m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम किसी पिंड का जो कि n कणों से मिलकर बना है या 2 कणों से मिलकर बना है या 3 कणों या 3 पार्टिकल से मिलकर बना है, उसका हम क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, स्थिति सदिश निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।